बुरे फंसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बयानों के कारण बुरे फंसे हैं। हेट स्पीच के कारण बुरे फंसे हैं और इंडिया ने मजबूत घेराबंदी कर दी है। ऐसी घेराबंदी जिससे राजनीतिक रूप से भी बचना नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल होगा, बीजेपी के लिए मुश्किल होगा और कानूनी रूप से भी बचना मुश्किल होने वाला है। आज इसी विषय पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। और नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो बात चर्चा में शुरू हुई, जिसको लेकर ये कहा गया कि नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी बात छेड़ी है जिसकी छेड़ने की आवश्यकता पर चर्चा होने लगी। आखिर नरेंद्र मोदी जी को ऐसी बात क्यों कहनी पड़ी जो 18 साल बाद तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कही थी? उनके बात को याद क्यों करना पड़ा? उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर याद क्यों करना पड़ा? और फिर इन दिनों जिस बात को लेकर राहुल गांधी लगातार जातीय सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं, उस जातीय सर्वेक्षण का विरोध करने की हिम्मत कभी नरेंद्र मोदी और बीजेपी में नहीं हुई। तो अब उन्होंने एक तोड़ निकाला कि मनमोहन सिंह के बयान को राहुल गांधी के जातीय सर्वेक्षण से जोड़ करके इस रूप में बताया जाए जो हिपोथेटिकल है, काल्पनिक है, जो डरावना है, जो भयानक है, जो एक देश के नागरिकों को डराने वाली बात है, वह उस रूप में पेश किया जाए। नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में जो बातें कही, उसका शोर थमता नजर नहीं आ रहा है। इसके शिकायत और एक दो नहीं 17 शिकायतें इस तरह के भाषणों की लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। आपके मन में सीधा प्रश्न होगा, चुनाव आयोग जाने का क्या फायदा? लेकिन ये अंतिम बात नहीं है कि चुनाव आयोग और बात खत्म हो गई। चुनाव आयोग नहीं सुनेगा तो उसको चुनौती दी जाएगी। हेट स्पीच को लेकर कोर्ट में भी जा सकती है पार्टी, तैयारी है, जाएगी, विपक्ष जाएगा। तो नरेंद्र मोदी ने हेट स्पीच दी है, जनता के में लड़ाने की बात कही है। और मैं कुछ बातों को लेकर आना चाहता हूं। इस बीच हमारे साथ मीनू जैन जी जुड़ गई हैं। मैं मीनू जैन जी, देश की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपके आने से पहले थोड़ा विषय को लेकर मैं बात कर रहा हूं। मैं आपको ये बात दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि आखिर मनमोहन सिंह ने कहा क्या था। आमतौर पर बाइट सुनाई जाती है और बाइट कुछ समझ में आती है, कुछ नहीं आती है। मनमोहन सिंह जी की आवाज भी थोड़ी धीमी होती है, इंग्लिश में होती है, तो आम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। तो क्या कहा था वो हम आपको स्क्रीन पर लाना चाहते हैं। आप खुद भी फैसला करेंगे। ऐसा नहीं कि जो प्रेम कुमार मतलब बता रहा वही मतलब सही है। आप खुद भी उसको पढ़ करके मतलब ले सकते हैं और परख सकते हैं कि कौन इसको किस रूप में ले रहा है। मैं स्क्रीन पर रखता हूं, आप देखिए नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था। इसकी हेडलाइन हमने देने की कोशिश की कि देश के संसाधनों पर पहला हक SC ST OBC अल्पसंख्यक महिलाएं और बच्चों का, मनमोहन सिंह। ये बात उन्होंने दिसंबर 2006 में कही थी, यानी आज से 18 साल पहले उन्होंने ये बात कही थी। क्या कही थी? मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकता को अंग्रेजी में बोलते हैं कलेक्टिव प्रायोरिटीज। तो सामूहिक प्राथमिकताएं कृषि, सिंचाई, जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश के साथ ही SC ST OBC, अल्पसंख्यक, महिला
और बच्चों का उत्थान है। ये है सामाजिक प्राथमिकता में इन्होंने यहां तक कहा। आगे वो कहते हैं हमें ऐसी नई योजनाएं बनानी होंगी जिनसे अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों का विकास में समान भागीदारी मिल सके। देश के संसाधनों पर उनका पहला हक होना चाहिए। अब ये जो अंतिम पंक्ति है, ये अंतिम पंक्ति, इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है, इसमें अल्पसंख्यक हैं, इसमें पिछड़ा वर्ग है, इसमें SC ST है, इसमें ओबीसी है, पिछड़ा माने ओबीसी, अल्पसंख्यक है, महिला है, बच्चे हैं, ये सारे हैं। इसको स्थिर से अगर कोई पढ़ ले तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात सीधे समझ में आ जाए। लेकिन जिनको नहीं समझना हो वो अड़े रहें कि नहीं, देश के संसाधनों पर उनका पहला हक होना चाहिए। इससे पहले की पंक्ति जो है उसमें लिखा हुआ है कि हमें ऐसी नई योजनाएं बनानी होंगी जिनसे अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों को विकास में समान भागीदारी मिल सके। वो सिर्फ इस लाइन से उसको जोड़े, और इस लाइन में भी अगर जोड़ते हैं तो अल्पसंख्यक है, सिर्फ मुसलमान नहीं है, और लेकिन समग्रता में जोड़ें तो सारे वर्ग इसमें समाहित थे। ये मैंने थोड़ा जानबूझ करके इसको स्ट्रेसफुली बताने की कोशिश की कि मनमोहन सिंह ने कहा क्या था। अब मनमोहन सिंह ने ये बात तब कही और आज उसको नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं, उस बाइट को हम नहीं सुनाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट भी हम आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा। एक बार सुन लिया जाए कि लिखित में कि वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पहले जब उनकी सरकार थी, मतलब यूपीए की, तब उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठा करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? इतनी बातें हमने आपको नोट की, लेकिन इसके आगे भी उन्होंने कहा कि वो वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। आपके मंगल सूत्र पर आपकी नजर है, उनकी नजर है, और वो सारे मंगल सूत्र और जेवर जो है वो आपसे छीन करके उन लोगों में बांट देंगे, मुसलमानों में बांट देंगे। ये बात वो आगे भी कह रहे हैं। इसके अलावा ये क्या मतलब है? क्या जातीय जनगणना जिसकी बात राहुल गांधी कह रहे हैं, जातीय सर्वेक्षण जो बिहार में सबसे पहले हुआ, जिसको करने वाले नीतीश कुमार आज उनके साथ बगल में बैठते हैं, उनके पैर छूते हैं, नरेंद्र मोदी के पैर छूते हैं, उनके बगल में बैठते हैं और कहते हैं कि उनको 400 सीट नहीं 4000 सीट जिता करके देंगे। वो नीतीश कुमार उनके साथ ही तो हैं। आपने कब जातीय सर्वेक्षण का विरोध किया? बिहार विधानसभा में सभी दलों ने सर्वसम्मति से इसको पारित किया था। अगर जातीय सर्वेक्षण का यही मतलब है, क्योंकि जातीय सर्वेक्षण में ही तो आर्थिक सर्वेक्षण भी आता है, तो जातीय सर्वेक्षण का यही मतलब है, तो इससे बीजेपी कब दूर रही? तो क्या बीजेपी की यही मंशा थी जो वो कांग्रेस के लिए बोल रही है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन करो और रीडिस्ट्रीब्यूशन करके मुसलमानों में बांट दो? बीजेपी ऐसा सोचती थी? जब बीजेपी ऐसा नहीं सोचती थी तो कांग्रेस ऐसा सोच रही है? ऐसा कैसे? यह विशुद्ध रूप से चुनाव को सांप्रदायिकरण करने का एक प्रयास है, एक कुत्सित प्रयास है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा लिखा हुआ है, और ये बात सफेद झूठ है। कोई भी व्यक्ति उस मैनिफेस्टो को पढ़ सकता है, जहां अल्पसंख्यकों के बारे में, SC ST के बारे में अलग से मेरे ख्याल से 7वां पेज है, हिस्सेदारी वाला पेज है, उसमें उन्होंने लिखा है। ये 7 और 8 नंबर पेज देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। एक में अल्पसंख्यक के लिए अलग से ब्लू कलर में एक बना हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, बॉक्स बना हुआ है, और बाकी 8 पॉइंट लिखे हुए हैं। उसको पढ़ लीजिए, कहीं पर भी यह शब्द नहीं लिखा है। यानी प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। इसको साबित करने के लिए आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है कि वो बातें जो नफरती वो बोल रहे हैं वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, ऐसा वो कह रहे हैं। सफेद झूठ कह रहे हैं। तो ये झूठ क्यों कह रहे हैं, इसके क्या मायने हैं?
इस पर अब हम सीधे मीनू जैन जी का रुख करते हैं। मीनू जैन जी, हमने तो विस्तार से अपनी बात रखी, अब आप बताएं कि नरेंद्र मोदी जी चाह क्या रहे हैं। जी जी, नरेंद्र मोदी जी के जो पुराने जो जो उन्होंने बिसात बिछाई थी चुनाव जीतने के लिए, उस बिसात का सबसे बड़ा मोहरा था राम मंदिर। तो राम मंदिर का जो मुद्दा था, जिस वक्त राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मुद्दा था, पूरा देश राममय हो चुका था। तो अगर उसी वक्त चुनाव करवा देते तो शायद इनको जो इन्होंने चाहा था वो मिल जाता। लेकिन उसके बाद से अभी मंदिर बन गया है, जनता को जिसको कहते हैं संतोष हो गया है। अभी अब उनको राम मंदिर की से इतना कुछ लगाव नहीं है। अब उसके बाद उनको लगा कि अब अपने मुद्दों पे आ जाना चाहिए हमें। तो अब जबकि उनको जो ये पहले चरण का चुनाव हुआ है, उसमें जो सिग्नल्स आ रहे हैं, जो संकेत आ रहे हैं, उसमें भाजपा को काफी बुरी हार का सामना करना पड़ रहा है। उससे मोदी जी घबराए हुए हैं। उनको इतनी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतनी उदासीनता, इतना ज्यादा प्रतिशत मतदान का गिर जाएगा। और उसमें ये कहा जा रहा है कि भाजपा का कार्यकर्ता बड़ी संख्या में और भाजपा के वोटर बहुत बड़ी संख्या में नहीं निकले हैं। ये तक बताया जा रहा है कि पन्ना प्रमुख तक इतने उदासीन रहे इस बार कि भाजपा के वोटर्स के नाम ही गायब थे लिस्ट से। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि पन्ना की आरएसएस भी मोदी जी के साथ असहयोग कर रहा है। तो अब उनको ये लगने लगा है कि अभी दूसरा चरण सामने सिर पे खड़ा है, तो वो अपनी उसी ओरिजिनल थीम पे आ गए हैं, जिस थीम के लिए वो जाने जाते हैं, जिसके लिए वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे 13 साल तक, जिस मुद्दे की वजह से वो अपने उसी मुद्दे पे आ गए। उनको लगा कि भाई इस मुद्दे ने मुझे 13 साल गुजरात में रखा, तो इसी को दोबारा से लाना चाहिए। हालांकि वो इस मुद्दे से कभी हटे नहीं, क्योंकि इन्होंने कब्रिस्तान, शमशान, 80-20 कपड़ों से पहचाने जाते हैं, इस तरह की बातें ये हमेशा करते रहते हैं, ऑफ एंड ऑन, थोड़े थोड़े अंतराल के बाद। लिंचिंग हुई मुसलमानों की गौ-मांस के नाम पे, कभी मोदी जी ने कोई एक शब्द नहीं बोला। ये जो मुस्लिम लोगों के लिए महिलाओं की बुल्ली सुल्ली डील नाम से करके जो मुस्लिम महिलाएं थी, इंटेलेक्चुअल्स या पत्रकार थी, उनकी बोली लगाई गई इनके इन्हीं के गुर्गों के द्वारा, जो इनके जो कहा जाता है फ्रिंज एलिमेंट, जिनको ये कह देते हैं। उस पे कोई किसी ने एक शब्द मोदी जी के मुंह से नहीं निकला कि ये क्या हो रहा है, देश की महिलाओं का अपमान ये नहीं सहा जाएगा और इसे बंद किया जाए, और उनको जो भी जिन्होंने ये किया उनको सजा दिलवाते। वो नहीं हुआ। आप देखेंगे बिल्किस बानो के हथियारों का खूब स्वागत हुआ राजस्थान, गुजरात में। उनको जब वो फरलो दिया गया, कोई बहुत, और उनको कहा गया है कि ये तो संस्कारी ब्राह्मण है, ये तो कर ही नहीं सकते, फूलमाला उसे स्वागत किया गया। कर्नाटक के चुनाव में आप देख लीजिए, हिजाब को मुद्दा बना दिया गया। मतलब उनकी संस्कृति का हिस्सा है, उसको सरकार ने अपने हाथ में ले लिया कि हम बताएंगे कि आपको हिजाब पहनना है कि नहीं पहनना है। तो ये तो लगातार चलता रहा, इनको हमेशा ये लगता है। लेकिन आज जो है, क्योंकि ये जो चुनाव है ये आम चुनाव है, देश का, ये राज्य का चुनाव नहीं है। ये डिसाइड करेगा चुनाव की केंद्र में किसकी सरकार रहेगी, मोदी जी मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। लेकिन जो लक्षण बता रहे हैं उससे मोदी जी के हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है, फिसलता हुआ नजर आ रहा है। इसकी सबसे बड़ी बानगी ये है प्रेम कुमार जी, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने कहा है कल या परसों कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो शताब्दी वर्ष है, जो अगले साल आने वाला है 2025 में, उसका समारोह नहीं आयोजित करेंगे हम। इसका मतलब उनको पता चल गया है कि सरकार नहीं आ रही है। नहीं तो जो भागवत साहब है वो तो बहुत बड़े जोर शोर से करते हैं, जो कि आज तक करते आ रहे हैं। हर साल उनके विजयदशमी के भाषण और हर तरह के प्रोग्राम्स, किसी प्रोग्राम में कोई कमी नहीं है। तो उन्होंने जो हम शताब्दी वर्ष नहीं मनाएंगे, उनको पता चल गया है कि मनाने का मौका ही नहीं मिलेगा। इससे अच्छा पहले ही कह दो अपने आप कि हम मनाएंगे ही नहीं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी जो हो रही हैं, मतलब आप देखिए ना कि जो लोग अपने मुद्दों पे आए हुए हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं, भाजपा के नेताओं को गांवों में घुसने नहीं दिया जा रहा है। कहीं राजपूत विरोध कर रहे हैं, कहीं जाट लोग विरोध कर रहे हैं, जाट समुदाय विरोध कर रहा है। दलित और वंचित और जो आदिवासी समुदाय है, उनके दिमाग में ये डर बैठ गया है, और वो उनका डर सच है कि संविधान बदल दिया जाएगा, और संविधान बदला तो आरक्षण सबसे पहले खत्म करेंगे ये लोग, जिसकी इनके ऊपर
जिसके ऊपर इनकी तिरछी नजर नजर है। तो इतने सारे मुद्दे इकट्ठे हुए हैं, उससे साफ लग रहा है कि हाथ से रेत फिसल रही है। तो अब जिसको वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता, लास्ट डिच एफर्ट तो करेंगे भाई। जब तक हाथ पैर तो मारता ही है ना इंसान। तो मोदी जी ने हाथ पैर मारा है अपने, उसमें इन्होंने ले आए, लेकिन उल्टा पड़ा। उसके बदले में आज फिर इन्होंने अलीगढ़ में फिर यू टर्न मार गए, फिर मुसलमानों के साथ कि हमने तो तुम्हारे हज का कोटा बढ़वा दिया, तुम्हारा वीजा आसान कर दिया। और ये क्या कहने की जरूरत थी? जब आप मुस्लिम समुदाय के अगेंस्ट हैं तो आप क्यों बताते हैं? आप ही बताते हैं कि हम लाभार्थियों में मुस्लिम बहुत ज्यादा है, हम सबको बगैर किसी धर्म के भेदभाव के बगैर देते हैं। आप क्यों देते हैं? अगर आप कांग्रेस की जिस बात के लिए आलोचना कर रहे हैं वो तो आप खुद भी कर रहे हैं, और करना चाहिए, सरकार का कर्तव्य है। और खास कर की जो कमजोर समुदाय हैं उनको डेफिनेटली एक लोकतंत्र में उनको एक सहारा दिया जाना चाहिए सरकार के द्वारा, चाहे उसमें कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो। हम उसका विरोध नहीं करते, करना चाहिए, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। और जब आप संकट में आते हैं, प्रेम जी, जब ये नूपुर शर्मा का एक प्रकरण हुआ था, उसने पैगंबर मोहम्मद के लिए कुछ अपशब्द कह दिए थे तथाकथित तौर पे, जो कहा था मुझे याद नहीं है वो, क्योंकि इसलिए मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकती हूँ। तो जब गल्फ कंट्रीज से बैकलैश आया तो हमारे विदेश मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया, तो उसकी पहली लाइन यही थी कि वी आर ए सेक्युलर कंट्री, कि हम एक सेक्युलर देश हैं। मतलब जब आपको लगा कि हमारी खाल बच सकती है तो आप सेक्युलर हो गए, नहीं तो आप एक हिंदू राष्ट्र है जिसमें मुसलमानों का स्थान नहीं है। तो ये इस तरह का दोगलापन कब तक चलेगा? आप बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं मोदी जी। जी जी प्रेम जी, मेरी बात पूरी हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मोदी जी बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। आज अलीगढ़ आते आते वो मुसलमानों के लिए कुछ अलग बात करने लगे, एक दिन पहले मुसलमानों को घुसपैठिया कह रहे थे। ये बातें भी स्पष्ट हैं। तो चुनाव के लिए आप कब क्या कैसे बोलेंगे, इसका जो प्रभाव है वो आप देख रहे हैं। मैं मीनू जी अभी अभी एक चैनल से उठ करके अपना शुरू किया, इसलिए 1-2 मिनट लेट भी हुआ। वहां आप यकीन मानेंगे, मतलब मैं एक था जो इस विचार के विरोध में बोल रहा था, बाकी मेरे अलावा एक और सज्जन थे जो थोड़े मध्यम बोल रहे थे, लेकिन बाकी सब जो थे एक तरफा बोल रहे थे, और जितना नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं उससे चढ़ करके बोल रहे थे। तो ये एक स्ट्रेटजी है कि नरेंद्र मोदी एक हिंदू मुस्लिम के पिच पर आए, वो बोले, और उसके बाद उनका जो इकोसिस्टम है वो बोलना शुरू करे। अब नरेंद्र मोदी चुप हो जाए, वो बोले अब मुसलमान तो हमारे देश के नागरिक हैं, वो भी यहीं के, अब वो दूसरी भाषा बोलेंगे। उन्होंने अपना काम एक दिन में कर दिया। अमित शाह ने उसको थोड़ा सा और मजबूती से रख दिया। अब उनका इकोसिस्टम उस पर वर्क कर रहा है। तो मैंने कहा, एंकर को खुलेआम कहा कि आपने एक व्यक्ति को पूरा 9 मिनट बेरोक टोक बोलने दिया, दूसरे को भी बेरोक टोक बोलने दिया, तीसरे को थोड़ा सा रोका, और प्रेम कुमार को तो आप तुर्की टोक रहे हैं। तो वो एंकर हबड़ा गया, नहीं ऐसा नहीं बोले, ऐसा है और हमारे दर्शकों को बताने दीजिए कि ऐसा है और हम बताएंगे। और करके हमने अपनी बात रखी, और वो बात जो रखी वो रखना जरूरी है। वो रखना जरूरी है कि नरेंद्र मोदी सफेद झूठ बोल रहे हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा लिखा हुआ है। नरेंद्र मोदी डॉक्टर मनमोहन सिंह को गलत उद्धृत कर रहे हैं, और पूरा उनका इकोसिस्टम गलत उद्धृत कर रहा है। और जातीय सर्वेक्षण के को एक अलग तरीके से नरेंद्र मोदी पेश कर रहे हैं, जो जातीय सर्वेक्षण का वो मकसद नहीं है। और इन सब को वो मिला करके इस रूप में पेश कर रहे हैं कि हिंदुओं की दौलत लूट करके मुसलमानों में बांटी जाएगी, ये कह रहे हैं मोटे तौर पर, और कुछ नहीं कह रहे हैं इसके अलावा। मैं ये कहता हूं कि 18 साल पहले, आज से 18 साल पहले का मतलब समझिए, 10 साल मोदी जी के और 8 साल यूपीए के। तो 8 साल तो यूपीए के पास थे, तब क्यों नहीं हिंदुओं की दौलत लूट करके मुसलमानों में बांटी गई? इस 10 साल में आपने ऐसा क्या कर दिया? अभी हमारे दर्शक लिख रहे थे कि आपने ऐसा क्या शासन किया कि आप हटेंगे और सारा जो है पलट जाएगा, हिंदुओं की वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। विद्वान लोग जो तथाकथित विद्वान है, मोदी समर्थक, वो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में रीडिस्ट्रीब्यूशन वर्ड लिखा हुआ है, वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन,
और इसका पूरा मतलब यही है कि वो फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो कम्युनिस्टों के प्रभाव में है और तमाम तरह की बातें वो कह रहे हैं कि वो उनके कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पहले कैपिटलिस्ट पार्टी थी, कैपिटलिस्ट लोग के सहयोग से थी, लेकिन आज वो बदल गई है, राहुल गांधी कम्युनिस्टों के प्रभाव में है और इसीलिए वो ऐसा करने वाले। कम्युनिस्ट की थ्योरी होती है धन का रीडिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए आम लोग सहमे हुए हैं। अरे कम्युनिस्ट की थ्योरी हिंदू से मुसलमान को देने की थोड़ी होती है, कम्युनिस्ट सर्वहारा वर्ग के लिए होती है। कम्युनिस्ट को बदनाम करते करते आप कांग्रेस को बदनाम कर, एक हिपोथेटिकल कि कांग्रेस कम्युनिस्ट हो गई है कह रहे हैं और उसके बाद कम्युनिस्ट को गाली देते देते कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, यही काम आप कर रहे हैं। तो ये जो पूरा नजारा, व्हाट्सएप की भाषा बोल रहे हैं, अर्बन नक्सल, इसको अर्बन नक्सल, ये भी हिपोथेटिकल है। अब तो हम इसको इस रूप में बोल सकते हैं ना कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ गोडसेवादी पार्टी थी, सावरकरवादी पार्टी थी, उसमें बदलाव हुआ, आज वो अपने आप को राष्ट्रवादी कह रही है। और कांग्रेस जो कि पूंजीवादी पार्टी थी वो आज कम्युनिस्ट पार्टी हो गई है, ये कह रहे राष्ट्रवाद बनाम कम्युनिस्ट पार्टी का मुकाबला है। अरे न तुम राष्ट्रवादी हो और न कांग्रेस कभी कम्युनिस्ट बन सकती है, दोनों तुम्हारी हिपोथेटिकल बातें हैं और काल्पनिक रूप से रची हुई बातें हैं और इस पूरी जनता को बरगलाने वाली बातें हैं। चुनाव आयोग चुपचाप देख रहा है, इसको चुपचाप सुन रहा है। मैं वो आपको क्लिप सुनाना चाहता हूं कि चुनाव आयोग कांग्रेस पहुंची तो क्या हुआ, इसको बाहर निकल करके उन्होंने जो ब्रीफिंग की सुनाना। वक्तव्यों द्वारा इसको बिल्कुल नॉन समतल, नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहे हैं और इसका इलाज सिर्फ चुनाव आयोग के पास है। इसलिए जो आप और मैं कह रहा हूं ये कि इसमें भारत की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, हमारे संविधान की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री के पद की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, हमारे चुनाव आयोग के क्रेडिबिलिटी का सवाल है। इसलिए आप वो सब जो करते हैं, जो आम आदमी के विषय में करते हैं, वो प्रतिबंध आपको लगाना पड़ेगा, चाहे कोई कितना बड़ा हो, चाहे कोई कितना छोटा हो। ये देश के एक संवैधानिक अस्मिता का प्रश्न चिन्ह है, पर प्रश्न चिन्ह है। तो ये तो सबसे अहम मुख्य पहली कंप्लेंट। हमारी दूसरी याचिका है, जो आपने तस्वीरें लगाई हैं अपने सत्तारूढ़ पार्टी की ऑफिशियल हैंडल्स में, गुजरात में विशेष रूप से, वो सिर्फ धर्म की बात करते हैं। हमने फोटो दी है, आप वो ऑफिशियल हैंडल उठा के देख लीजिए, उसमें सिर्फ धर्म के चिन्ह हैं। हम एक गौरवशाली देश है, मैं एक गौरवशाली हिंदू हूं, ये गौरवशाली सिख हो सकते हैं, ये गौरवशाली ईसाई हो सकते हैं, लेकिन धर्म के चिन्ह हम अपने घर में पूछते हैं। हम अपने ऑफिशियल हैंडल में लगाकर उसके आधार पर वोट मांगने नहीं जाते हैं। ये हमारा दूसरा याचिका है, विस्तार से है, फोटोओं के साथ है, व्यापक है। ये उन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन है जो माननीय प्रधानमंत्री ने अपने पहले वाले हमारी कंप्लेंट के विषय में किए। तीसरा, एक बहुत ही विचित्र उल्लंघन देखा हमने, जो सिर्फ गैर कानूनी हस्तक्षेप और गलत रूप से दुष्प्रभाव डालने वाला हस्तक्षेप है। हमने ऐसा कभी सुना नहीं, कभी हुआ नहीं। मैंने अंदर माननीय आयोग को जेम्स बॉन्ड की कहानी बताई कि पहली बार तो तुक्का होता है, दूसरी बार कोइंसिडेंस होता है। अगर वही चीज तीसरी बार हो तो उसको शत्रु का एक्शन कहा जाता है। सूरत में ये बात बारंबार हुई है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये शत्रु का एक्शन है। क्या हुआ, एक साथ 4 प्रस्तावक कांग्रेस कैंडिडेट के खड़े होकर बोलते हैं कि ये हस्ताक्षर हमारे नहीं है। चुनाव के एक दिन पहले ये कहा जाता है। उसके बाद कुछ समय तक जो कैंडिडेट है सूरत से, वो भी लापता होते हैं, मिलते नहीं हैं। अब सबसे रोचक, जो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, जितने और पार्टियों के जितने कैंडिडेट्स हैं सूरत से, सब विड्रॉ कर जाते हैं। ये ऐसा अजूबा तो हमने देखा नहीं। सूरत का कैंडिडेट इतना प्रभावशाली है कि कोई उसके विरुद्ध खड़े होकर तैयार नहीं। खड़े होने के बाद, नामांकन पत्र भरने के बाद, तो इसलिए हमने कहा है चुनाव आयोग से कि ये आपने चुनाव के धरातल को नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया है, समतल जमीन नहीं छोड़ी है।
बहुत गंभीर आरोप लगाते हुए अभिषेक मनु सिंघवी गुजरात का जो आखिरी उदाहरण वो दे रहे थे, सूरत का, जहां के कांग्रेस प्रत्याशी कुछ समय के लिए गायब हो जाते हैं। उनका नॉमिनेशन भरने वाले जो 4 प्रस्तावक हैं, चारों प्रस्तावक बोलते हैं कि मेरे हस्ताक्षर नहीं है। इसके अलावा जब इनका नॉमिनेशन रद्द होता है तो एक बात वो अभिषेक मनु सिंघवी जी मिसिंग है उनकी बातों में, वो है कि एक और डमी कैंडिडेट था, वो भी बैठ गया और इसके बाद इसके अलावा करीब 6 और उम्मीदवार थे, वो भी चुनाव मैदान से हट गए और बीजेपी का जो प्रत्याशी है वो निर्विरोध जीत गया। ये घटना जांच की मांग करती है कि क्या ये सब लोग एक साथ उस प्रत्याशी की श्रद्धा में चुनाव में बैठ गए कि उनको निर्विरोध जिताया जाए, या फिर इनको डराया गया है बंदूक से, पैसों से, किसी और तरीके से कि ये चुनाव में बैठ गए हैं। ये अनलेवल प्लेइंग फील्ड है, अनइक्वल प्लेइंग फील्ड है। इसका और बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। इसके अलावा बाकी मामले भी अभिषेक मनु सिंघवी ने रखे। मैं कुछ प्रतिक्रियाएं पढ़ता हूं जल्दी में। अरविंद जी लिखते हैं, सर मेरी सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए, अगर 10 साल बाद भी हिंदुओं के मंगल सूत्र लूट सकते हैं तो ऐसी सरकार का अचार डालें हम। तुषार जी लिख रहे हैं, प्रणाम, आपको भी प्रणाम। मनोज बाबू जी, प्रेम जी, तानाशाह का एक चेहरा सूरत में दिखाई दे रहा है, अभी हम तुरंत उस पर चर्चा कर रहे थे। सियाराम मौर्य लिख रहे हैं, विपक्ष को बीजेपी के पिच पर नहीं खेलना चाहिए, विपक्ष की अपनी पिच पर ही बीजेपी को खेलने के लिए मजबूर करें। यहाँ मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ सियाराम मौर्य जी, ये बात बहुत जनरल तरीके से कर दी जाती है कि बीजेपी का पिच है, उसकी पिच पर मत खेलिए। तो आपकी भाषा में हम बताते हैं, स्लॉग ओवर चल रहा है और क्या आप गेंद को पास होने देंगे? जाओ एक गेंद बर्बाद हो जाए तो हो जाए, हर गेंद का जवाब देना पड़ता है। ये स्लॉग ओवर है, चुनाव है। नरेंद्र मोदी जी ने जितनी बड़ी बात कह दी, हिंदू मुसलमान कर दी, कांग्रेस चुप रहेगी क्या? विपक्ष चुप रहेगा क्या? और चुप रहने से उसको एडवांटेज मिलेगा? ये सोच गलत है। उसने चुनौती दी है अपनी, उसकी पिच पर भी खेल के जीतना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अपनी ही पिच पर आप जीतते रहे। भाई मोदी जी के भी पिच पर आपको जीतना पड़ेगा, एसर्ट करना पड़ेगा। हो सकता है कम रन बनाए, लेकिन रन बनाने पड़ेंगे। इसलिए ये जुमले की तरह इस्तेमाल मत कीजिए कि उसकी पिच पर मत खेलिए, अपनी पिच पर खेलिए। जैसी परिस्थिति होगी वैसा खेलना पड़ता है। आप मेरे ख्याल से मैंने अपनी बात कह दी है। मनोज बाबू जी लिख रहे हैं कि प्रेम जी, चुनाव आयोग कुंभकर्ण की निद्रा सो रहा है, चुनाव आयोग 2014 के बाद मर चुका है। आगे लिखते हैं, चुनाव के पहले चरण में भाजपा को 15 सीट भी नहीं जीत रही है, इसलिए तानाशाह डरा हुआ है। एलडी चालना जी कह रहे हैं, जिस दिन मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी वह देश के लिए काला दिन था। हबीबुल्लाह अहमद लिख रहे हैं, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। आपने पीछे लिख रखा है, वही देखकर इन्होंने लिखा है। अब्दुल हामिद जी कह रहे हैं, सर एक घटिया इंसान जब किसी से मुकाबला नहीं कर पाता तब वो गाली गलौज पर उतर आता है, उसी तरह मोदी का आखिरी हथियार यही है, हिंदू मुस्लिम। सूरज कुमार कह रहे हैं, बीजेपी के हारने के सिम्टम्स हैं। आगे लिख रहे हैं, बीजेपी वाले एंड सन्स बोलकर इंडिया अलायंस को मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। Opening a half-built Ram temple is the effect that PM Modi has become mad. If he is not taken care soon, Anbak will soon catch the epidemic. तो ये राम मंदिर का अभिशाप एक तरह से बता रहे हैं। दीपांकर रहमान जी फेकू लिख रहे हैं और नजीर मलिक जी लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया सांप्रदायिक पैंतरा उनकी आकांक्षा का प्रतीक है, लेकिन भाईचारा जिंदाबाद ही रहेगा। इसी तरीके से और भी प्रतिक्रियाएं हैं। फेंकू कह गए। अरविंद त्यागी जी लिख रहे हैं, सुदामा के ने काले कौवे खरक है, वहां गांव कहाँ करता रहेगा, मैंने गांव करता रहेगा ऐसा कुछ करें, काम करता रहेगा जी। और शिव कुमार कुदाली जी लिख रहे हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का तो पता नहीं, वोट डिस्ट्रीब्यूशन जरूर होगा, 4 जून को पता चलेगा कौन सही है कौन गलत। 4 जून में 7 चरण होते हैं शिव कुमार जी, एक चरण तो गया हाथ से, अब देखिए 6 चरण में क्या होता है। दीपक रहमान जी कह रहे हैं कि ये आदमी पीएम के लायक नहीं,
और इसी तरीके से शिव कुमार कोदाली जी कह रहे हैं देश का सबसे बड़ा वामपंथी है राहुल भैया नाउअडेज। तो वामपंथी होना कौन सी गलत बात है? तो प्राइड की बात है कि देश में कोई अच्छा वामपंथी है। मैं भी वामपंथी हूँ बोल रहा हूं तो क्या होगा? गुनाह हो गया क्या? वामपंथी कोई पाठशाला है, कोई डिग्री है कि वामपंथी हो गए? किसी पार्टी का तो मेंबर नहीं हूं, लेकिन सोच से कोई कांग्रेसी हो सकता है, कोई वामपंथी हो सकता है, कोई दक्षिण पंथी हो सकता है। तो गुनाह हो गया क्या? इसी देश में तो सारे लोग हैं। सूरज कुमार लिख रहे हैं मोदी जी इतना झूठ बोले हैं कि अब मोदी जी सच भी बोलेंगे तो इसे झूठ ही समझेगा। अरविंद त्यागी सूर्य कुमार जी मोदी सच बोलेंगे ही नहीं, और राष्ट्रवाद कुछ नहीं है, तानाशाही का पहला सिद्धांत है। भारती जी लिख रहे हैं प्रेम जी कांग्रेस 22 मोदी के अरबपति मित्रों का धन छीनकर जनता में बांटेगी, इसलिए भाजपा व उसके सहयोगी अरबपति डरे हुए हैं। यही बात तो लोगों को पता नहीं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है क्या, इसको बताने की आवश्यकता है। सियाराम मौर्य कह रहे हैं जनता बीजेपी की नफरती बातों से दूरी बनाए रखे। नजीर मलिक कह रहे हैं प्रेम कुमार जी उनका गणित गड़बड़ा रहा है, ऐसे में वे अनर्गल प्रलाप करेंगे ही, दरअसल वे पेशेवर झूठे हैं। अरविंद त्यागी जी लिख रहे हैं सूरत मोदी की सूरत ना बदल दे तो कहना, सूरत मोदी की सूरत बदल देगा। दरअसल सूरत के बहाने मोदी जी का बदसूरत चेहरा जो है देश के सामने आ गया है। अरविंद त्यागी जी लिख रहे हैं सूरत मोदी की सूरत ना बदल। आगे शिव कुमार कोदाली जी लिख रहे हैं सारे वामपंथी और दरबारी इतना बौखलाए क्यों है? पीएम अगर गलत बोला है तो देश के वोटर डिसाइड करेंगे। इतना आसान नहीं है कि वो गलत बोले हैं और वो उन्होंने क्रिमिनल काम किया है, क्राइम किया है, क्राइम सिर्फ बोला नहीं है। चुनाव आयोग को तक बात जाएगी, कोर्ट तक बात जाएगी और छोड़ा नहीं जाएगा, इनको छोड़ा नहीं जाएगा, छोड़ा जाना भी नहीं चाहिए। अरविंद त्यागी जी कह रहे हैं अगर 10 साल के शासन के बाद भी हमारे मंगलसूत्र छीने जा सकते हैं तो ऐसी सरकार को फौरन बदलिए। राहुल गौतम कह रहे हैं प्रेम जी और नीलू मैम दोनों जने से टिप्पणी चाहता हूं। राहुल गांधी जी की प्रॉब्लम है कि इंजीनियर को डॉक्टर बनने चले हैं, सवर्णों प्रवक्ता को दलितों और ओबीसी को बात रख नहीं पाते और प्रॉब्लम भी नहीं पता। मतलब ये कह रहे हैं कम्युनिकेशन नहीं है। राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं उसका कम्युनिकेशन नीचे तक नहीं है, प्रवक्ता तक भी सही बात नहीं बता पा रहे हैं, ये कह रहे हैं। शिव कुमार कोदाली जी कह रहे हैं सूरत से मायावती के कैंडिडेट भी विड्रॉ कर लिया है, क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है? क्या बुला के समझा दिया गया हटो, नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। इमरान जी कह रहे हैं सर मोदी और बीजेपी कितना भी आरोप लगाया जाए क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, क्यों उन्हें शर्म नहीं है, उसको क्या भी बोलूं। और अशोक शर्मा जी कह रहे प्रेम जी मोदी का जमाई राजा, चुनाव आयोग ने सूरत का चुनाव निर्विरोध कर दिया है, तानाशाह सत्ता का पिशाच है, टारगेट 150 में से खजुराहो सूरत 148 और मोदी का जमाई राजा नामांकन रद्द करेगा। अरविंद त्यागी न जुमला न जालिम का अधिकार रहेगा, दुनिया में कुछ रहेगा तो प्यार रहेगा। मुकेश कुमार कह रहे बीजेपी पीएम झूठ बोलना ही आता है। अरविंद त्यागी फिर लिख रहे हैं कि ये कहाँ आ गए हम, बीजेपी को वोट देते देते कहाँ आ गए हम। इमरान लिख रहे हैं कि प्रेम सर मुझे ऐसा लगता है इंडिया अलायंस को मोदी भटकाने के लिए ये सब करने लगे हैं। बाबूलाल शर्मा जी लिख रहे हैं प्रेम जी मीनू जी नमस्कार, मोदी जी शुरू से ही झूठ बोल रहा है और अब एक्सपोज हो गया है। विशाल यादव लिख रहे हैं प्रेम जी मैं बता रहा हूँ कि बीएचयू विश्वविद्यालय में आरएसएस के पदाधिकारी एकदम शांत और महेश पड़े हुए हैं, उनको लग रहा है कि बीजेपी बहुत बुरी तरह से आ रही है, उनके समर्थकों में भी मायूसी और निराशा दिख रही है। आप अच्छे जगह से बॉडी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, अगर बीएचयू में ये नजारा है तो इसका मतलब वाकई ऐसा होने वाला है। विशाल यादव जी लिख रहे प्रेम जी मैं बता रहा हूँ कि विश्वविद्यालय में जो भी भाजपा समर्थक अब चुनाव की बात ही नहीं कर रहे हैं, बहुत सही सिम्टम्स आप पकड़ रहे हैं। बीएचयू विश्वविद्यालय में भाजपा आरएसएस की कार्यकर्ताओं चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात करते थे तो एकदम भीड़ की बात करते थे, आप इतनी मायूसी अब दिख रही है कि उन सब में की बातें नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा कह रहे हैं। तो चौधरी दिनेश कुमार गुलिया जी कह रहे प्रेम जी संविधान बदलने की आवश्यकता क्वेश्चन भी लगा रहे हैं। एक मिनट मेरे स्क्रीन पर कुछ न कुछ आ जाता है अनवांटेड चीज जिसको हटाना पड़ता है मुझे। हाँ, देश की कोई भी
संवैधानिक संस्था न्यायपूर्ण निष्पक्ष निर्भीक कार्य कुशलता से अन्यपूर्ण कार्य कर पा रही है। क्वेश्चन कर रहे हैं भी मतलब कोई भी। इस तरह से बाबूलाल जी कह रहे हैं बीजेपी आरएसएस वालों के लिए सेकुलरिज्म एंड कम्युनलिज्म देशद्रोही है। सही कह रहे हैं। अशोक सक्सेना जी लिख रहे हैं सर, संघ चालक मोहन भागवत ने घोषणा की आरएसएस 2025 में 100वीं वर्षगांठ बनाने की मना कर दिया है। संघ भी हार का डर दिखाई सुनाई दे रहा है। मेरा इंडिया जीत रहा है। ये कहां से घोषणा ले आए, ये हमें तो पता नहीं कि आरएसएस ने कहा कि 2025 जी नहीं, ये मैंने अभी कहा था आपके वक्तव्य में भी, शायद मैंने अभी ये इकोनॉमिक टाइम्स में मैंने पढ़ी ये खबर। इस खबर को थोड़ा एलोबरेट कीजिए, थोड़ा सा एलोबरेट कीजिए इस खबर को। जी मैंने शायद आपका वो शायद ध्यान नहीं था, मैंने कहा था कि सरसंघ चालक ने कहा है कि हम 100वीं वर्षगांठ नहीं मनाएंगे और ये हम तो हमेशा चुपचाप काम करते रहे और उसी तरह काम करते रहेंगे। 100वीं वर्षगांठ बनाना मतलब अहंकार दंभ को बढ़ावा देना है, उसको हम नहीं करेंगे। लेकिन असलियत ये है कि सरसंघ चालक को दिखाई दे रहा है कि मौका ही नहीं आएगा वो कि आप तो अपनी वर्षगांठ मना पाए। जोश खरोश से मनाया जाए, ये बहुत बड़ा सिम्टम्स दिख गया। ये जो है सही में बहुत बड़ा सिम्टम है कि हार का डर आरएसएस ने मौजूद कर लिया, हार का डर बीएचयू महसूस कर रहा है, हार का डर प्रधानमंत्री की जुबान पर आक्रामकता और विभाजनकारी बोल के रूप में फूट रहा है। ये हार जो है दिखने लगी है, इसका प्रमाण है। मैंने ये खबर नहीं पढ़ी थी, महत्वपूर्ण खबर आप बता रहे हैं अशोक सक्सेना जी और मीनू जी, आपने तो पहले ही कहा, उस पर भी मैंने ध्यान नहीं दिया। सुशील विश्वकर्मा जी भेजा भी था, ये खबर आपको भेजी थी दोपहर, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। सूरत में असली सूरत दिखा। और चौधरी गुलिया जी कह रहे हैं, दिनेश कुमार गुलिया जी, बिना संविधान बदले कितना कुछ हो रहा है, ये क्या किया जा सकता है? कोई संवैधानिक संस्थान अपने कर्तव्यों के निर्वहन सुचारू रूप से निर्वहन नहीं कर रहा या कर पा रहा है, क्यों? मतलब कोई भी सुचारू रूप से संवैधानिक संस्थानें अपनी दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रही, तो क्यों? तो संविधान तो बदल ही रहा है, ऐसा वो कह रहे हैं। जकी खान जी कह रहे हैं परिवार से ही संस्कार मिलते हैं, मानसिकता बदलती है कि परिवार कैसा है। पीएम की वजह से इंटरनेशनल इमेज कितनी घट गई है इंडिया की। कृष्ण कुमार जी कह रहे हैं वी शुड नॉट टॉक मोदीज डाइवर्जनरी बकवास, स्टिक टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन एजेंडा। अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का एजेंडा इससे नहीं बदलता है, क्योंकि इसके साथ साथ अगली बात वही कही जाती है। आप तेजस्वी यादव को सुन लीजिए, आप अखिलेश यादव को सुन लीजिए, राहुल गांधी को सुन लीजिए, सबके सब जो है अपने राजनीतिक कार्यक्रम पर डटे हुए हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी को भी फ्री हैंड छोड़ा नहीं जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नो बॉल कर दिया है इंडिया गठबंधन ने और अब ये शॉट बीजेपी चाहे जैसे लगाना हो लगाओ, आउट तो होंगे नहीं, आउट होंगे। इसके लिए ये बात है। भारती जी लिख रहे हैं खबर सही है। हाँ बिल्कुल। संजय सहगल जी कह रहे हैं ये सही बात है, मोहन भागवत ने मना कर दिया है, बिल्कुल ये सिम्टम्स भी है संजय सहगल जी। शिव कुमार कोदाली जी कह रहे विपक्ष पैसे बचाने के लिए प्रचार भी नहीं कर रहा है, उन्हें पता है वो हार रहे हैं। पैसे बचाने के लिए, भाई चुनाव लड़ने में तो पैसे बनते हैं शिव कुमार कोदाली जी। ये तो इंडिया का चुनाव अब जान ही नहीं रहे। चुनाव लड़ने से तो एक उम्मीदवार चुनाव के मैदान में आ जाए तो हारने या जीतने के बाद भी वो बम बम करता है, उसके चेहरे खिले हुए होते हैं। पता लगाइए आप, तो लगता है कि इंडिया में रह ही नहीं रहे आप। बाबूलाल शर्मा जी कह रहे हैं कि श्रवण गर्ग जी ने भी बताया है कि 100 सेलिब्रेशन नहीं होगा। बिल्कुल। रामफल राठौर जी कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन बेहद कमजोर। चौधरी दिनेश कुमार गुलिया जी कह रहे हैं प्रेम जी बंगाल में इलेक्शन से पूर्व कोर्ट ने शिक्षकों की अपॉइंटमेंट को निरस्त किया है, कमेंट्स प्लीज। हाँ ये बात जरूर है कि हाई कोर्ट ने निरस्त किया है शिक्षकों की नियुक्ति को, लेकिन इस नियुक्ति को निरस्त करते हुए जो हाई कोर्ट ने किया है उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। इसमें सबसे 8 साल की सैलरी वसूलने का आदेश दिया है। अब ये बात समझिए, 100% नियुक्ति गलत तो नहीं हुई होगी। एक व्यक्ति भी अगर ईमानदारी से नियुक्त हुआ है तो वो 8 साल की सैलरी क्यों लौटाएगा भाई?
ये न्याय है कि क्या है, तमाशा है। चुनाव और जब सैलरी देते हैं तो श्रम के बदले में देते हैं ना भाई। 8 साल हमने श्रम किया, नौकरी की, और हम पैसा जोड़ करके आपको वापस दे। 8 साल में हमने जो बच्चे बनाए होंगे वो क्या देश के निर्माण में काम नहीं आएगा? तो ये हाईकोर्ट का फैसला सरासर निंदनीय है, गलत है, इसको चुनौती दी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में ठहरने वाला नहीं है। संजय सहगल जी कह रहे हैं डरा हुआ ईसी या राजीव कुमार इसलिए Z+ सिक्योरिटी ली। हम बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हम लगातार पढ़ते चले गए हैं और मीनू जी लगातार इंतजार कर रही हैं। प्रेम जी, मीनू जी पढ़िए आप दर्शकों की, सुप्रीम कोर्ट की कृपया करके प्रतिक्रियाएं पढ़िए। हाँ, जरूर आते हैं वो प्रतिक्रियाएं। वो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया नहीं है। रामपाल राठौर लिख रहे हैं हरियाणा में बीजेपी लूज 6 मोर सीट्स। अरविंद त्यागी, हमें तुमसे प्यार कितना मगर जितना जीना पड़ेगा स्थापना दिवस मनाए बगैर। वाह। शिव कुमार कोदाली जी, आप लोग एजेंडा भी पूरी शिद्दत से चलाते हैं। वाह प्रेम जी, आपकी डेडिकेशन को सलाम है। शायद कांग्रेसी आपको प्रचार कमेटी के हेड बना देते। अरे हमें बनाए इसका मतलब हमसे कोई बड़ा होगा वो ना हमें बनाएगा। अरे मैं तो अपने आप से बड़ा मानता ही नहीं किसी कांग्रेसी को, किसी को। कोई मुझे क्या बनाएगा? मैं बना हुआ हूं आपके सामने, अब मुझे कोई क्या बनाएगा? हामिद अंसारी जी अपनी तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मैं आता हूं अब मीनू जी आपके पास। और ये जो एक बयान तो मैंने सुनाई दिया, दोनों प्रधानमंत्री का भी और पूर्व प्रधानमंत्री जी का भी, दोनों का सुना दिया। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी ऐसा कह करके पॉलिटिकली बुरी तरह से फंस गए हैं। अब देखिए, जिस बात को उन्होंने कल कहा आज उनको नरम रुख अपनाना पड़ रहा है और ये मुद्दा से पीछे भी नहीं हट सकते, क्योंकि वो हिंदूवादियों, कथित हिंदूवादियों, हिंदूवादी तो ये कभी रहे ही नहीं, इस पिच पर ये इनका एग्रेसिवनेस का पीक है कि संसाधनों को हिंदुओं से उठाकर मुसलमानों में बांट देंगे, ये बोलना इनका पीक है। और इसको एज इट इज स्वीकार नहीं किया जा सकता, अनसुनी की जा सकती, इसको असर्ट करना पड़ेगा। और कांग्रेस भी असर्ट कर रही है, देश की जनता असर्ट कर रही है। ये बकवास कर रहे हैं मोदी। आम लोगों से जाके पूछिए, अगर दौलत इधर से किसकी हिम्मत है इस संविधान के रहते हुए देश की संपत्ति क्या घुसपैठियों को दे दी जाएगी? दी जा सकती क्या? अरे आम नागरिकों को ही तो दी जाएगी। जो इस देश का नागरिक होगा उसी में बटेगा, चाहे सही बटे गलत बटे या ना बटे। गैर नागरिकों को कैसे दी जाएगी? तो ये कहते हैं कि घुसपैठियों को देने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की नहीं कर रहे हैं। तो सनक गए हैं क्या? देश की संपत्ति गैर नागरिकों को दी जाएगी? जी मीनू जी। जी देखिए, ये आम चुनाव का वक्त है, 5 साल में ये मौका आज आया है और आज मोदी जी की इस वक्तव्य को ऐसे ही नहीं दिया जा सकता। जिस चीज के लिए जनता इंतजार कर रही थी कि 5 साल आएंगे तब हम उसके बाद बताएंगे कि भाई ये देश सबका है कि या मोदी जी का है या खाली हिंदुओं का है। वो राहत इंदौरी का शेर है ना कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, सभी का खून मिला है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो वो देश सबका है। और जो संसाधनों के बांटने की बात करी है, जो आपने भी बताया, उन्होंने ये कहा है कि जो इन्होंने मोदी जी ने जो 2-4 उद्योगपतियों के हाथ में, मतलब 1% लोगों के हाथ में जो 70% दौलत इस देश की इकट्ठी कर दी है, उसके रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। और उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। किस हक से दे दिया उन्होंने सारे एयरपोर्ट्स? किस हक से उन्होंने ट्रेन दे दी एक ही आदमी को? किस हक से सारे उद्योग धंधे सब जो अडानी जो है तेल भी बेचेगा, मसाले भी बेचेगा, सब्जी भी बेचेगा और अडानी एयरपोर्ट भी चलाएगा। मतलब कोई काम ऐसा है इस देश के अंदर जो छोटा व्यवसायी, छोटा व्यापारी करेगा? उसके लिए छोड़ा आपने कोई काम? एमएसएमई जो संकट में आया वो इसी वजह से तो आया है कि सारे काम बड़े 2-4 लोगों के हाथ में आपने दे दिए हैं और आगे भी देने की और तैयारी है कि और किस तरीके से दिए जाते हैं उनको काम आपने देख लिया। इलेक्टोरल बॉन्ड में कैसे आया कि हाथ मरोड़े जाते हैं, जिनका धंधा छीनना हो उनसे किस तरीके से हाथ मरोड़ के उनसे पैसा ऐंठा जाता है, तब उनको वो बचा पाते हैं अपना काम धंधा। लेकिन आपने जो ये किया है उसके बारे में ही बात हो रही है कि जो वेल्थ आपने सारे देश की वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ का मतलब हिंदी में होता है संपदा, संपत्ति, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वितरण।
तो वो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मंगलसूत्र औरतों के छीन के और उनको बांट देंगे। और मोदी जी आए बड़े मंगलसूत्र की बात करने वाले, जिसका मंगलसूत्र पहनाया होगा उसकी तो तुम्हें पता भी नहीं है, उसके मंगलसूत्र की तो तुमने जरा भी इज्जत नहीं की। वो बेचारी वहां पता नहीं कहाँ रहती होगी, किस हाल में रहती होगी, जिस मंगलसूत्र की आप बात कर रहे हैं। आपको दुनिया की औरतों के मंगलसूत्र की तो चिंता है, उस जसोदा बहन के मंगलसूत्र की चिंता है आपको कि वो पहनती है या नहीं, मंगलसूत्र है भी या नहीं उसका मंगलसूत्र सलामत। आप तो उसको छोड़ के चले आए थे 16-17 साल की उम्र में। अब उस जमाने में प्रेम जी 16-17 साल की लड़की जिसका विवाह हुआ हो और वो वापस अपने मायके में जाके बैठ जाए, आज से 40 साल पुरानी बात, ये 45 साल पुरानी है शायद बात, उस समय में क्या जलालत झेली होगी उस लड़की ने। आज भी समाज कोई इतनी जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता है इस तरह की लड़की को या स्त्री को जो अपने पति के घर से धकेल के वापस भेज दी गई हो धक्का देकर। उस महिला ने कितना संघर्ष करा होगा, और आज भी मोदी जी को वो 24 घंटे टीवी पे देखती होगी, उसके मन में जो गुजरता होगा, मेरी तो बहुत संवेदना है उस स्त्री के साथ में। तो आपको लगता है कि वो टीवी पर देखती होंगी? देखती होगी, क्या करती होंगी, क्या खाली बैठी क्या करती होंगी? वो टीचर रही, रिटायर हो गई, टीचर भी रही, रिटायर भी हो गई। तो आम आदमी, आम हिंदुस्तानी करता क्या है, वो देखता है भाई चैनल सर्फिंग, टीवी वगैरह होगा, एक आध टीवी तो होगा घर पे उनके, तो उसमें जो भी देखती होंगी तो वो दिखता तो होगा ना, अखबार पढ़ती होगी या कहीं बाहर किसी बाजार में ही गई, आजकल तो टीवी में चलते रहते हैं, तो मोदी जी चलते रहते हैं, तो उसके दिमाग में आप दुनिया की औरतों की चिंता है, आपको मुसलमान औरतों की चिंता है, हिंदू औरतों के मंगलसूत्र की, मुसलमान औरतों के 3 तलाक की। अरे भाई जो तुम्हारी अपनी औरत थी उसकी क्या चिंता की आपने? आप इस तरह के ये पाखंड ढकोसले ना करें, तो आपका कोई अधिकार नहीं है मंगलसूत्र पे बोलने का। आप और बेफालतू में बता, आप मंगलसूत्र तो आपने लूटे नोटबंदी में महिलाओं के, जो महिलाओं का स्त्री धन होता है, जो महिलाएं घर के खर्चे में से बचा बचा के 100, 50, 500, 1000 रुपया बचा बचा के छुपा के रखती है, राशन के डिब्बे में, कहीं तकिए के अंदर, कहीं ट्रंक के नीचे, कहीं कहीं छुपा छुपा के रखती हैं औरतें, वो आपने लूट लिया। आप कांग्रेस को कह रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं ने तो अपनी संपत्तियां दान कर दी थी आजादी के लड़ाई में। जवाहरलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू ने तो अपना आनंद भवन राष्ट्र के नाम कर दिया था। आप उनको बता रहे हैं कि मुसलमानों में बांट देंगे, और ऐसे बंटने वो ऐसा हो जाएगा कि मुसलमान की, और ऐसी कितनी संपत्ति निकलेगी जो मुसलमानों को बांट दी जाएगी, और बाकी तो अंधे बैठे हैं सब लोग। तो मुसलमानों की फीलिंग तो समझिए, न तो उनको बांट करके हाथ में मिलने वाला है, और बिना मिले हुए उन पर तोहमत भी लगाई जा रही है कि उनको ऐसा होगा, उनको वैसा होगा। उनकी स्थिति भी नहीं सुधर रही, न उनकी शैक्षणिक स्थिति सुधर रही है, न उनकी रोजगार की स्थिति सुधर रही है, और उल्टे हर बात में मुसलमान को घसीट लिया जाता है और कहा जाता है अभी भी क्या है, मुसलमान को क्या वाकई कुछ मिलने वाला है, लेकिन बताया जाए कि नहीं मुसलमान को मिलने वाला है, इसीलिए हमको वोट दे दो। तो मुसलमान तो हर तरह से ठगे जा रहे हैं, न मिल रहा है और न मिलने की उम्मीद है, लेकिन उनके नाम पर वोट जरूर बांटे जा रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं मीनू जी, कि ये पूरी बात जो चल रही है, पूरी राजनीति, चुनाव जो चल रहा है, इस चुनाव में एक डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से होता दिख रहा है कि जो बीजेपी लगता था कि अपराजय है, वो हार नहीं सकती है, उसकी जीत तो निश्चित है, 400 पार। आप देखेंगे पिछले 2-3 दिन से किसी नेता की जुबान से 400 पार नहीं निकला है। जब से पहले चरण का चुनाव हुआ है 400 पार बोलना बंद हो गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है, हिम्मत चली गई है 400 पार बोलने की। जी प्रेम जी, एक फेसबुक पे एक है फेसबुक मित्र, वो खाटी संघी हैं आरएसएस के, 35 साल से बताते हैं कि शाखा जाता हूं मैं। तो वो मोदी जी के आजकल बहुत बड़े क्रिटिक बने हुए हैं, बहुत बड़े क्रिटिक बने हुए हैं। आज उन्होंने लिखा, आज लिखा कि कल लिखा, बोले बड़ा सुकून है कि जब से मोदी जी ने हिंदू मुसलमान वाली बात करी है ना, तो 150 सीटें तो एक ही झटके में गिर गई नीचे। उनका मानना ये था, मतलब संघी का, बोले मोदी को अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि जो मुसलमान हिंदू ले आया फिर से,
उन्होंने ये उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है, और भी बहुत सारी पोस्ट लिखी हुई हैं उन्होंने, इसी हिंदू मुस्लिम की जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। मतलब मोदी जी को अपने सबका साथ सबका विकास और अपनी ये जो सबका प्रयास और 3 तलाक, उनके ऊपर भरोसा नहीं है। मोदी जी को अपनी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दी, उस पर भरोसा नहीं है। उन्होंने विश्व गुरु बना दिया, उस पर भरोसा नहीं है। उन्होंने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, मोदी जी को उस पर भी भरोसा नहीं है क्या? मोदी जी ने तो दुनिया में भारत का नाम चमका दिया, उस पर भरोसा नहीं है। भरोसा काहे पे आया अल्टीमेटली मोदी जी को? जब पहले दौर का चुनाव हो गया, मतदान हो गया और खतरा मंडराने लगा, सामने दिखाई दे रहा है कि पब्लिक वोट नहीं दे रही है, तो उनको हिंदू मुसलमान नजर आया कि भाई यही है आजमाया हुआ नुस्खा, ट्राइड एंड टेस्टेड नुस्खा है ये तो। और है मोदी जी का ट्राइड एंड टेस्टेड नुस्खा ये, हिंदू मुसलमान। इसी से वो 13 साल वहां गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहे, और इसी पे यहाँ आए, इसी एजेंडा को लेके थे, लेकिन उसके ऊपर चाशनी चढ़ा रखी थी विकास की, विकास पुरुष बने हुए थे। और वो धीरे धीरे आप असली रूप में आ गए अपने, और कल उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। एक्चुअली दिस इज व्हाट मोदी इज। मोदी है ही यही, नफरत से भरे हुए हैं, अंदर घृणा से भरे हुए हैं समुदाय विशेष के प्रति। तो वो उन्होंने आज किया, और चुनाव के चलते, चुनाव के बीच में किया। अगर ये आप जैसा सोशल मीडिया ना होता, आप जैसे यूट्यूब चैनल्स ना होते, तो पब्लिक तो सैटेलाइट मीडिया देख के एक तरफा चुनाव हो गया होता अब तक। ये तो आप जैसे चैनलों का शुक्रगुजार है हम सब लोग, कि आपने इस तस्वीर का दूसरा पहलू दिखाया, सच्चाई दिखाई कि एक्चुअली कहा क्या था मनमोहन सिंह ने। नहीं तो बिल्कुल जिस तरीके की इन्होंने पब्लिक की आंख पे पट्टी बांध रखी है, अफीम खिला रखी है पब्लिक को, तो वो तो विश्वास कर लेते कि हाँ कांग्रेस बांटेगी। मैं तो कहती हूँ कांग्रेस पार्टी को मानहानि का मुकदमा दायर करना चाहिए। भाई आजकल तो कोर्ट पॉलिटिकल पार्टीज को भी पार्टी बनाने लगी है ना, कहने लगी है कि भाई पॉलिटिकल पार्टी को पार्टी बनाया जाए। तो कांग्रेस पार्टी मुकदमा करे मोदी जी के ऊपर कि आप दिखाइए कहां पे है मंगलसूत्र बेचने की बात, आप बताइए कहां है व्यक्तिगत आम नागरिक की संपत्ति छीनने की बात, आप इस पे बताइए कहां है, कहां से ले आए आप इंटरप्रिटेशन भाई। तो ये चल रहा है। लेकिन अभी कांग्रेस ने वहां जो उनको शिकायत की है, मुझे तो नहीं लगता कोई पीएम के ऊपर लेंगे। जिस पीएम ने उन्हें Z+ सिक्योरिटी दे रखी है, राजीव कुमार जी मुख्य चुनाव आयुक्त को, वो पीएम के खिलाफ कुछ FIR दर्ज करेंगे? सवाल ही नहीं उठता। और मोदी जी का तो यही है, कह के और साफ बच के निकल जाते हैं कि कौन करे, कौन लेगा, बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। और ऐसे राजीव कुमार की तो सत्यनिष्ठा सभी को पता है कि किस तरफ है उनकी निष्ठा। तो ये इन्होंने अल्टीमेटली वहीं आ गए। लोगों को तो ये था कि मोदी जी तो अपने राम मंदिर पे और उस पे लेंगे वोट जी, और अपने ये विकास के मुद्दे पे, जो इन्होंने विकास किया है, सो कॉल्ड विकास किया है, उसके मुद्दे पे लेंगे। लेकिन अल्टीमेटली वही कि असली रंग दिखा दिया। सियार का रंग कब तक रंगा सियार कब तक रंग में रंगा रहेगा? रंग उतरेगा कभी तो, वो उतर गया अभी आज उनका ये रंग। एक प्रवृत्ति देखने को मिल रही है मीनू जी, उसका जिक्र अपने दर्शकों के बीच भी करूं कि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाके में जो राजपूतों का असंतोष है, असंतोष तो पूरे देश में है, मैं चर्चा कर रहा हूं पश्चिम उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ जो राजपूतों का है, हर दिन सभाएं हो रही हैं, राजपूत शपथ ले रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी को हराना है। इस बीच में मायावती जी बहुत सक्रिय हो गई। राजपूतों के इस विरोध को अपने साथ करने में मायावती आगे निकल गई है। यूं कहें अखिलेश जी पीछे रह गए हैं, इंडिया गठबंधन पीछे रह गया है। मायावती जी ने राजपूतों के साथ में संपर्क किया है, उनके साथ मिली हैं, और इससे राजपूतों के जो, उनको भी तो एक समर्थन चाहिए था ना, पॉलिटिकल समर्थन किसी का, तो ये समर्थन इंडिया गठबंधन से कोई नेता नहीं गया उनको देने। ये मायावती ने, वो जा करके मायावती जी मिली हैं और उनका समर्थन ले रही हैं। अब इसका नतीजा ये है कि कुछ सीटों पर आपको बहुत जल्दी नजर आने लगेगा कि मेरठ जैसी सीटों पर, और जहां पर के समाजवादी पार्टी टक्कर में दे रही थी, अब सीन बदल जाएगा। अब बीएसपी टक्कर देगी, आप थोड़े 1-2 दिन में आप इसको नजर आने लगेगा। तो ये नजारा जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा बदलता हुआ हमें दिख रहा है। और ये टैक्टिकल एक तरह से अगर आपसी समझ से हो रहा है समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच,
तो बात अलग है। अगर आपसी समझ से नहीं हो रहा है तो पॉलिटिकली मायावती ज्यादा समझदार नजर आई हैं और बनिस्बत अखिलेश यादव जी के, ये बात मैं रखना चाह रहा हूं यहाँ। जो भी ये फैक्ट्स तो हमेशा रखते रहना चाहिए, जो हो रहा है वो तो देख ही रहे हैं हम, वो होगा ही। तो आज की चर्चा को यहीं विराम देने का वक्त। आप सबका बहुत बहुत आभार, हमारे दर्शकों का जो लगातार हमारे साथ जुड़े रहे हैं। और मीनू जैन जी, आपका भी बहुत बहुत आभार कि हमारे साथ जुड़ी और इस चर्चा को सार्थक बनाया, मीनिंगफुल बनाया। और हमें यकीन है कि दर्शकों को इसमें कुछ न कुछ वैचारिक रूप से जरूर हासिल हुआ है, हासिल होता है। और हमारे YouTube चैनल प्रणाम इंडिया को आप जरूर प्रमोट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्वाइन का बटन दबाइए, और ताकि ये चर्चा और मजबूती से आगे बढ़े। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।